नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश का सवाल में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी विवाद अब सियासी महाभारत में बदल चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बांद्रा कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दोनों पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर इस विवाद पर अब बीजेपी और शिवसेना आमने सामने। दरअसल कल देर रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया जब नवनीत राणा और उनके पति से मिलने पहुंचे तो उनकी कार पर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अब इस हमले को लेकर शिवसेना और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर आप महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों की राजनीति पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि अब यहां कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है। पहले महाराष्ट्र में राज ठाकरे का अजान को लेकर अल्टीमेटम और अब हनुमान को लेकर सियासी संग्राम। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला, क्या बीजेपी अब शिवसेना को हिंदुत्व के नाम पर घेरने की रणनीति बना रही है? क्या नवनीत राणा के नाम पर बीजेपी शिवसेना को बैकफुट पर लाना चाहती है? सवाल यह भी है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह के दायरे में आता है? शिवसेना की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि हनुमान चालीसा से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। शिवसेना के इस दावे में कितना दम है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पर क्या बोला। देखा, महाराष्ट्र में जहां व्रत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट की क्या दलील। Bharat, obviously on instruction, he cannot make such a responsible statement without instruction from the police department. So I take it that it is on instruction from the police department. He argued that the case of the accused falls under 124 capital A, which is sedition. In the presence of a person of another religion, then he may be justified in saying that offense under 153A has been committed. हनुमान पर घमासान के बीच किरीट सोमैया पर हमला भी हुआ है। बीजेपी और शिवसेना इसको भी लेकर आमने सामने। गरीब नौकरदार को डराना, दहशत फैलाने का काम ही उद्धव ठाकरे करते हैं। उसमें हिम्मत नहीं है किरीट सोमैया में फायर करने की। तो किरीट सोमैया के ड्राइवर आसपास के लोगों को करो, कल से वो आए नहीं। इसको कहते हैं उद्धव ठाकरे। लोगों से पैसा जमा किया आईएनएस विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। संजय राउत को भी आपने सुना और किरीट सोमैया को भी सुना। विवाद जारी है। आइए अब आपको नवनीत राणा से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं सीधे बॉल। पहली है अमरावती की 14 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं जब हनुमान चालीसा पर जंग थी जुबानी। 2000 महिलाओं के साथ नवनीत राणा बैठी, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दूसरी यानी 23 अप्रैल कल की तस्वीर है। रवि राणा जो एमएलसी है, नवनीत राणा अमरावती से इंडिपेंडेंट एमपी है। जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, आक्रोश जो था, देखिए रेड स्क्वायर हमने कर रखा है और दिखाने के लिए ये तेवर थे नवनीत राणा और रवि राणा के। तीसरी तस्वीर है जो आज की, आज जब जेल भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की दी गई। इन 3 तस्वीरों में आप डेवलपमेंट देखिए, कहां से लड़ाई शुरू हुई हनुमान चालीसा पढ़ने से। उसके बाद मुंबई आते हैं, पति पत्नी दोनों कहते हैं मातोश्री जाएंगे, और अब कहां है? जेल। 3 तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर नवनीत राणा ने इस विवाद को कहां से छुआ और कहां तक पहुंचा।
इन 3 तस्वीरों ने बता दिया कि महाराष्ट्र की सियासत कहां तक चल रही है, महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, आखिर हनुमान चालीसा को लेकर इतना विवाद क्यों है। अजान भी एक फैक्टर है। शुरुआत राज ठाकरे ने करी थी। हिंदूवादी पार्टी मानने वाली शिवसेना आज हनुमान चालीसा को लेकर बैकफुट पर है। क्यों, इसको भी समझेंगे। लेकिन एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे आपको अपने पैनल से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ हाजिक खान साहब हैं, स्टूडियो से हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सीमा मलिक जी हैं, एनसीपी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हैं। हमारे साथ हारून खान जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। और अतुल लोने जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत योगेश जी आपसे करना चाहूंगा। एमएनएस, ये विवाद अगर कहा जाए, राजनीतिक क्रेडिट दिया जाए, तो राज ठाकरे साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। कहा साहब अभी भी वो मियाद बाकी है 3 तारीख वाली, तो वो हनुमान चालीसा की बात उन्होंने करी। बीच में नवनीत राणा, रवि राणा आ गए, मातोश्री आ गया। आप देखिए वो विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया। नहीं, पहली बात यह है कि ये विवाद कोई आज का नहीं है। ये 1994 में बाला साहब ने सबसे पहले बोले थे कि मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं चाहिए। हम अजान के विरोध में नहीं है, हम लाउड स्पीकर के विरोध में है। ये बात राज साहब बार बार दोहरा रहे थे, लेकिन अभी शायद मीडिया ने इसको ज़्यादा हाइक दिया। हमारी तो पहले से यही मांग है कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाया जाए, लोगों को तकलीफ होता है उससे। उसमें अभी ये सब जो चालू है उससे एमएनएस का कोई संबंध नहीं है। किसी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़े या न पढ़े वो उस व्यक्ति का डिसीजन है। हम हमारे बात पे आज भी कायम है, चाहे कितना भी विवाद हो जाए। हम चाहते हैं कि एक शुरुआत आपने दी ना, जो आपने डिसीजन वो दिए है, रैंप बनाकर दिया, आपने वो रनवे बनाकर दिया जहां से अब राजनीतिक हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा है, राम नहीं हनुमान के नाम पर। हम शुरुआत भी हमने किया है और इसको खत्म भी हम ही करेंगे। जब तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटेंगे नहीं, हमारा ये जो चालू है संघर्ष ये ऐसे ही चालू रहेगा। ठीक है, मतलब मस्जिद से जब तक लाउड स्पीकर नहीं हटेगा आप संघर्ष करते रहेंगे। अतुल जी भी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अतुल जी समझिए, आप सरकार में हैं, जो स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक काउंसिल के मेंबर रवि राणा, दोनों को जेल में। क्या राजद्रोह का जो मामला दर्ज हुआ है, क्या उसका जस्टिफिकेशन है अतुल साहब? मैं थोड़ा ना पढ़ के दिखा दूं आपको 124A, so that जो हिंदुस्तान में लोग जो देख रहे हैं उनके सामने सही बात जाए। Whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt, or exercise or attempts to excite disaffection towards the government established by law. The government established by law. बाद में इसका पनिशमेंट क्या है वगैरह दिया है। 2021 में बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उसे रीएस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी बात बताता हूं मैं आपको। यही नवनीत राणा जब 2019 में दूसरी बार भाजपा चुन के आई और जय श्री राम उन्होंने नारा लगाया शपथ लेने के बाद, तो ये कहती है कि ये नारा हमें मंजूर नहीं है। ये वो है, ये बाइट उनकी अवेलेबल है। अब क्यों हो रहा है ये? पहले राज ठाकरे जी कहते हैं, फिर उसके बाद में नवनीत राणा जो है ये मुद्दे को उठाती है और घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। मैं एकदम संक्षिप्त में बात बताता हूं। सर मैं क्योंकि समझ नहीं पाऊंगा ना सर, आप एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। जो लोगों के जहन में सवाल है, ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिक्स होती रहती है, ऊपर नीचे आदमी अपने हिसाब से राजनीति करता है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नवनीत राणा हो, रवि राणा हो, मातोश्री के बाहर जो शिवसेना के नेता बैठे हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। राजद्रोह का मुकदमा, हालांकि आपने पढ़ के सेक्शंस बता दिए, क्या अनिवार्य था सर? सिर्फ मैं उसका जस्टिफिकेशन आप कह दीजिए कि हाँ वो जरूरी था, रजत मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अपेक्षा करता हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात अपनी रखता हूं। ये कोई आस्था भक्ति का प्रदर्शन या प्रतीक नहीं है। ये महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बैठ नहीं सकी, इसलिए कानून व्यवस्था को बिगाड़कर 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए, इसकी एक गंदी घिनौनी कोशिश है।
जिसमें हमारे भगवान को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में हम मंदिर को छोड़कर कहीं भी रास्ते पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहीं पूजा अर्चना करते हैं? हम घर में भी छोटा सा मंदिर क्यों न हो वहां पूजा अर्चना करते, कोई ड्राइंग हॉल में और बेडरूम में नहीं करते। तो ये जो गंदा इस्तेमाल है और एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़े करने वाली बात है, ये कतई मंजूर नहीं करेगा महाराष्ट्र। मैं आपकी बात मान गया, मंजूर नहीं करेगा। ये भूमि आपकी रही है। बताओ मुझे, गुजरात को उठाया मुद्दा? अतुल जी, मैं क्योंकि मुझे पैनल से भी पास जाना है। अतुल जी, आपने क्योंकि एक बात कही कि हम मंदिरों में पूजा करते हैं, घर में बैठकर भगवान के सामने पूजा करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो प्रोटेस्ट सांकेतिक भी होता है। कोई आप मार्च 5 किलोमीटर प्रोटेस्ट कर दीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्यों मार्च कर रहे हैं। देखिए, आप मार्च, आपको वॉक करनी है, आप लोधी गार्डन और नेहरू पार्क में जाके दिल्ली में है, वॉक करिए। जो वो सांकेतिक होता है, तो ये एक सांकेतिक था कि हम मातोश्री के सामने जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एक कदम ये भी होता कि मातोश्री की तरफ से इन्विटेशन आ जाता कि साहब आप बाहर क्यों बैठेंगे, अंदर आइए, हम सब साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। किसने मना किया? एक मिनट, जरूर होता, नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आम इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 299 सब्जेक्ट में से 235 के भाव जो है 71% तक बढ़े, पेट्रोल से ज्यादा बढ़े। उस पे नहीं करना इनको, भगवान को क्यों लाना बीच में? लाइए, क्या हमारी आस्था, हमारी धार्मिक श्रद्धा? योगेश जी, आप ही जवाब दीजिए। मुद्दे बहुत थे, हनुमान चालीसा ही क्यों दिया आपने? अब आप ही जवाब दीजिए। नहीं, अतुल जी से मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा, 2 दिन से सभी शिव सैनिक मातोश्री के सामने खड़े हैं। क्या ये 2 दिन से जो खड़े हैं वो अगर महंगाई के मुद्दे पे मातोश्री पे सामने खड़े रहते तो नहीं चलता था क्या? अब तक कब शिव सैनिक महंगाई के मामले में मातोश्री के सामने खड़े हुए? आप बताओ मुझको। 2 दिन से इतने शिव सैनिक खड़े, उतने अगर खड़े रहते तो शायद उद्धव जी को टैक्सेस कम करना पड़ता था। अतुल जी, जवाब कम करना पड़ता था। अतुल जी, उस वक्त ऐसा है योगेश चिले जी को सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला है। आप भी खड़े रहो। योगेश सुनो ना मेरी बात। ऐसा है योगेश जी, अभी आप अपना बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सुन लीजिए, आपको सत्ता नहीं मिली। महंगाई जो है ना, वो महंगाई केंद्र की लादी हुई है। महंगाई जो भी चीजों में बढ़ी है वो केंद्र से लादी हुई है। तो क्या हाँ रहने दो, महाराष्ट्र ने देखी। हमारी बुद्धि जो है ना, 70 साल में महाराष्ट्र को खड़ा किया हमने 70 साल में खड़ा किया। अतुल जी गुस्सा मत होइए, अतुल जी गुस्सा मत होइए। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, बात रख रहा हूँ मैं। अरे एक बात बताओ, अरे क्यों गुस्सा हो रही है? पेट्रोल पे 300% टैक्स बढ़ाया, कभी एमएनएस ने आंदोलन किया। आज दूध भी पेट्रोल से ज्यादा स्पीड से महंगा हुआ है, कभी एमएनएस ने आंदोलन किया। आज प्याज हमारे तो हर चीज के आंदोलन रहते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, कोविड के वक्त पूरी कांग्रेस घर पे बैठी थी, तब एमएनएस रास्ते पे थी। पूरी कांग्रेस घर पे बैठी थी कोविड की वक्त, तब एमएनएस रास्ते पे थी, तब आप कहाँ थे? अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6%, दवाइयाँ 55%, आपकी सरकार बस किराया 54%, इतने मजदूर मरे हैं, सिर्फ रास्ते पे चलते चलते इतने मजदूर मरे हैं। जब कांग्रेस कहाँ थी? आपने तो मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया था। तब उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम एमएनएस कर रही थी। आप क्या कर रहे थे तब? कोई एमएनएस नहीं कर रही थी। आप कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना वाले तो घर पे बैठे थे तब। कांग्रेस ने स्टॉल लगाए, कांग्रेस ने रेलवे दी। अरे अस्पताल के बिल आप कम नहीं कर सके, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। योगेश भाई एक मिनट, योगेश भाई एक मिनट, बिल कम किए। एक बार अतुल जी के पास हमारी अतुल जी, योगेश भाई एक मिनट रुकिएगा, एक सवाल लेते हैं अतुल जी से। अतुल जी, ये जो पूरा मामला था हनुमान चालीसा का, ये सरकार यानी ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर वर्सेस उनके अपने भाई के खिलाफ, एमएनएस के खिलाफ, जो लाउड स्पीकर। और सुनिएगा अतुल साहब, सुन लीजिए जरा, मैंने आपको सुना। आपको लगता नहीं ये सरकार एक ट्रैप में आ गई? आप देखिए, क्योंकि जब लोग इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो यही कहेंगे साहब वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आपने जेल भिजवा दिया। कौन मानेगा इस बात को? आप समझाते रहिए कि साहब ये राजद्रोह है, नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है। वो कहेंगे साहब जितने शिव सैनिक सड़कों पर थे, इतने सपोर्टर कहां थे? पहली बात। दूसरी बात, किरीट सोमैया कह रहे हैं साहब मैं मिलने गया, वहां पर मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, गाड़ी तोड़ दी गई, मेरे जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन सबको पुलिस बारी बारी से बुला रही है, उठाने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए ये कैसे बीजेपी भी है, एमएनएस भी है, इंडिपेंडेंट सांसद एमएलसी भी है, और अब सरकार फंस गई है। अतुल साहब। नहीं, रजत, ये महाराष्ट्र जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज का है।
ये ऐसे गलत लोगों के हाथों में फंसने वाला नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र की जनता प्रक्षुब्ध है क्योंकि उसके भगवान का अपमान करने का काम जो है वो राजनीति में लाकर ये नवनीत राणा और उनके पत्नी ने किया, जो कि सांसद है, सम्मानित सांसद है, हमारे सपोर्ट से आई, लेकिन जैसा उनका सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बोगस निकला उसके बाद में वो बीजेपी में जाके बैठे। रही बात राज ठाकरे जी की, ये वही राज ठाकरे है जिन्हें बहुत चाहा है महाराष्ट्र के लोगों ने, जब वो ब्लूप्रिंट रखते थे, जो भी विकास की बात करते हैं, यही राज ठाकरे है। उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया था 2019 के चुनाव के पहले कि ये इतने नालायक है बीजेपी वाले कि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, आप सावधान रहिए। ये अचानक से ये जो पलटी मारते हैं ना और धर्म की राजनीति शुरू करते हैं, ये वजह है कि इनकी जमीन जो है वो पूरी साफ हो गई, क्योंकि इन्होंने बहुत बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है, सपोर्ट जवाब ले ले, आता हूं योगेश भाई, आ रहा हूं आपके पास सीधे। योगेश भाई, आरोप आप पे, आपने ही शुरुआत करी, आपके पास सत्ता से आप दूर थे और यहां तक कहा संजय राउत से कि इस वक्त जो राज ठाकरे साहब है वो बीजेपी का भोपू बन गए। ये खुद शिवसेना के साथ बैठे तभी इन्होंने इतनी बड़ी पलटी मारी है, और क्या चाहिए, और कौन सी पलटी होती है? जो आरोप है योगेश भाई, जो आरोप है कि आप बीजेपी का भोपू बन गए हैं, बार बार संजय राउत यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ। संजय राउत भी तो राष्ट्रवादी के भोपू है, वो खुद ही बोले मैं शरद पवार मेरे मालिक है। रजत, मेरा एक आखिरी मुद्दा है, शिवसेना और इनकी विचारधारा एक है क्या? आ रहा हूं अतुल भाई, आ रहा हूं, सीमा मलिक जी भी हमारे साथ है, एक बार उनको भी जोड़ते हैं। एनसीपी का पक्ष समझते हैं कि एनसीपी बड़ी शांत है। दे दीजिए मुझे। पवार साहब देख रहे हैं दूर से क्या हो रहा है, पवार साहब चाहते तो फोन उठाते, मिलाते, सारा मामला खत्म हो जाता। सीमा जी, हम लोग मतलब दिल्ली में बैठ के हम लोग को ये लगता है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, कि अगर पवार साहब चाहते तो 2-3 फोन कॉल्स करते तो इतना बवाल नहीं होता, जेल भी नहीं जाते, मातोश्री के बाहर भी इतने लोग नहीं बैठते, और बुला के एक कप चाय नवनीत राणा को पिला देते, सारा मामला खत्म हो जाता। तो एनसीपी दूर से बैठ के ये जो आग सेकने वाला काम है, कितना वाजिब है? मैम देखिए, हम कहीं अलग से बैठ के कुछ देख नहीं रहे हैं, और जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूंगी कि जिस तरह की राजनीति आज ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो एक चुनी हुई सांसद है नवनीत राणा, वो अपने पति और उनके पति भी एक चुने हुए एमएलए हैं, और वो अगर बीच में आकर मतलब इस तरह की चीजें उन्होंने करी हैं, जिसको कि कहा जाता है कि ऑलरेडी मुंबई में एक आजान का विवाद चल रहा था, उस समय उन्होंने आकर ऐसी चीजें करी कि एक ठीक है, शिवा जी आएंगे आपके पास। एक बात, हाँ मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी, है कि ये कोशिश जो है 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लाने की है, और ये कोशिश उन्होंने बोल के दिखाई है। मुनगंटीवार जी जो वित्त मंत्री रहे, अभी विधायक है, उन्होंने कहा कि फिर कहना मत, हाउस में कहा कहना मत, हमने 356 लगा दिया। आप पवार साहब की बात कर रहे हैं, सम्मानित नेता है, ज्येष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके घर पर सदावर्ते को भेजा। जब सदावर्ते ने हमला किया लोगों के साथ, जब सदावर्ते को अरेस्ट हुई, सारी बातें सामने आई कि षड्यंत्र किस तरह से रचा गया था, तो पूरे महाराष्ट्र के सामने है। आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ये सारा मामला जो है वो सरकार को टॉपल करने का मामला है, सरकार को गिराना है इनको। ठीक है, 356 लगाना है। अतुल जी आ रहा हूं आपके पास। कल भी सीमा जी आ गई। सीमा जी, क्योंकि कहीं जाना भी है, उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। सीमा जी मैं आ रहा हूं, योगेश भाई आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। हाजिर खान साहब के पास नहीं गए, आपके पास जाएंगे। सीमा जी आपको आवाज मिली? मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ये नॉन इश्यूज थे, हम चाहते थे इश्यूज पर बातचीत हो, लेकिन करना पड़ रहा है कि हनुमान चालीसा जैसी चीज को लेकर इतना विवाद हो गया। पवार साहब कहां हैं? देखिए सर, ये कैसा सवाल है मुझे पता नहीं। आप देखिए, आप उनसे जिस तरह की उन्होंने हरकत करी है, आप उनसे कुछ नहीं पूछ रहे। आप पवार साहब एक देश के बहुत बड़े नेता हैं, और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको मतलब उनका बीच में आप ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मुझे इस बात का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है सर। मैं बोलता हूँ, अगर आप मुझे बोलने शरद पवार जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही। सवाल लेके, अरे सर आप पवार साहब कहाँ से आ गए बीच में? मैम अगर आप कहिए तो मैं सवाल अपना कंप्लीट कर लूं। सबको पता है कि महाविकास आघाड़ी को हिलाने के लिए
जिस तरह की चीजें हो रही हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से एक चुनी हुई सांसद आकर वहां पर एक बीच में जो दो ग्रुप्स हैं, दो कम्युनिटी के बीच में एक हेट्रेड फैलाने की कोशिश करती हैं, और अगर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके लिए आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो जाता है। ये जो आदमी एक चीज सोच कर आया है कि उसको ये कुछ करना ही है, और किस तरह से उसको अगर वहां पर कुछ ऐसे विस्फोटक चीजें करनी है आकर और एक अशांति फैलानी है, तो वो तो इस पर्पज से ही आया है। ठीक है, वो किसकी बात सुनने वाला है और उसको उकसाने वाले मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत बड़ा सवाल है। एक 149 सेकंड पार्ट के एक आपको कि शांति नोटिस दिया जाता है, उसके बाद भी वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। आखिर इतनी अमरावती में भी इतनी समस्याएं हैं, उसके ऊपर वो क्यों काम नहीं करती जाके? ठीक है, मुंबई में जब दूसरे दिन प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मैम एक छोटा सा सवाल मैम, जो ये राजद्रोह, हम सुलझा दें। ठीक है सीमा जी मेरी बात सुन लीजिए मैम, जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है, एक उस पर आपका वक्तव्य, दूसरा राज ठाकरे बीजेपी और ये पूरा विवाद, इन पर आपका कमेंट। देखिए, मेरा कमेंट से केवल यही है कि आज देश में जहां इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उसमें एक आप इस तरह की बातें करते हैं आकर। आप उन्होंने केवल यही नहीं कहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप वहां से उठकर यहाँ आ गए हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक केवल आप चाहते हैं कि वहां पर अशांति हो, और आप कहें कि नहीं कानून व्यवस्था बहुत खराब है। राजद्रोह लगाना वाजिब था? एक पार्लियामेंटेरियन और एक MLC के खिलाफ जो राजद्रोह लगाया गया है, वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला है, दोनों लोग राजनीति में, क्या आप इसको वाजिब मानती हैं? अरे महिला तो देखिए, महिला तो ये महिला और पुरुष की बात नहीं है, पहली बात तो ये है देखिए, है ना। दूसरी बात ये है कि अगर जो भी चीजें हैं वो अभी इस समय कोर्ट में है जी, पुलिस और कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, तो मेरा इसमें कोई कमेंट करने का कुछ होता नहीं है ना। क्या जो भी चीजें हैं उनको देख के ही उन्होंने जो भी किया होगा, कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना, लॉ के अनुसार ही किया होगा। तो इसके लिए मेरा कुछ इस पे कमेंट करने का कुछ होता नहीं है। और जहां तक ये बात है कि आज जिस देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी समस्याएं हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आकर आप कहते हैं कि नहीं हम तो अशांति फैलाएंगे। जहां आप देख रहे हैं कि आज देश में जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं, इतना सेंसिटिव इशू है, उसमें आप जस्ट फॉर पब्लिसिटी आप आके कहते हैं कि नहीं हम तो आएंगे, हम तो हर चैनल को इंटरव्यू देंगे, हम तो वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा आप अपने घर में पढ़ सकते हैं सर। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं। योगेश जी घर में पढ़िए हनुमान चालीसा ना, क्यों आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर लगाएंगे? सीमा जी कह रही है कि आप घर पे पढ़िए हनुमान चालीसा। किसने कहा है कि आप चौराहों पर स्पीकर्स लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे? और आप देखिए आज योगेश जी, अरे भाई हमने सिर्फ इतना ही कहा है, शांति फैलाना चाहते हैं जहाँ ठीक से काम हो रहा है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने और 2016 में मुंबई हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस पे अमल करो। हम तो कानून के पालन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आप अगर सरकार में रहते हुए कानून का पालन करने के लिए किसी को नहीं बता सकते तो फिर हम हमारे हिसाब से करेंगे ना, आंदोलन जो डेसिमल का ऑर्डर है सीमा जी, योगेश जी वही बात कह रहे हैं कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2005 के बाद जिन डेसिमल को लेकर एक बाउंड्री लाइन बनाई गई है, उसका पालन सरकारें क्यों नहीं करा पा रही अपने अपने राज्यों में? दी गई है, परमिशन के लिए बोला गया है, देयर सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच आर फॉर्मुलेटेड। तो आप उसको आप देखिए ना, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं करेंगे, या जो डेसिबल्स उन्होंने बताए हैं उसको हम नहीं करेंगे। सारी सब जनता को आदेश दिया गया है। 20 साल हुए ना मैडम 20 साल हुए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल आपसे डिसीजन दिया था, अभी 20 साल हो गए उसको। देखिए 15 अरे और इसके पे लगभग 20 साल हो रहे हैं वहाँ पर सर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 15 साल पहले आया ना, उसके पहले तो बीजेपी थी ना वहाँ पर। उसके पहले कौन था वहाँ? नहीं, उसके पहले भी आप थे ना, उसके पहले आप थे ना, आदेश दे दिया, पहले शिवसेना थी ना सत्ता में, आदेश दे दिया ना सर, हमने तो आदेश दे दिया ना सत्ता में। अब आज की बात करिए, नेहरू की बातें करने से तो कुछ फायदा नहीं है। हम तो कह रहे हैं, अभी उद्धव जी ने हम तो कहीं नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। हमने आदेश दिए, हमने गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करी है। आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री उद्धव जी, उन्होंने खुद 2016 में खुद कहा था कि मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटाने चाहिए। अभी मुख्यमंत्री है, हटाओ। अरे मैडम जी, आपके जो अभी मुख्यमंत्री है गठबंधन के, उन्होंने खुद 2016 में कहा था परमिशन लेनी है, लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। क्यों नहीं हटा रहे? अभी सत्ता में है वो।
किसको? देखिए, जो भी गाइडलाइंस अरे है, जो मैडम, भी आप- गृह मंत्रालय के आप निर्देश पहले है, उसका रास्ते पे पालन उतर किया के जाएगा। मस्जिदों के और परमिशन है क्या चेक कर जी। लो आप। ठीक है, एक मिनट योगेश जी, आ रहा हूं आपके पास। किसी मैम, निर्देशों एक का मिनट पालन योगेश जी, नहीं एक करेगा। एक सीमा जी से सब सवाल ले कुछ लें, हो उसके रहा है, हेडलाइंस सब पर भी जाना है योगेश सब जी। कुछ हो रहा है सीमा और जी, बहुत ये- शांति से हो रहा है। ठीक है। अगर आप शांति को आप शांति हटाना चाहते हैं तो एक अलग बात है। ठीक है मैम, जो पॉलिटिकल, किसी का उद्देश्य यही है कि एक मिनट योगेश भाई, एक मिनट, सीमा जी से एक सवाल है मेरा। सीमा जी, जो पॉलिटिकल हैंडलिंग हुई है पिछले 3 दिन 4 दिनों में, आपको लगता है वो गलत थी? पॉलिटिकल हैंडलिंग की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल हैंडलिंग की बात जो है, देखिए, राजनीति तो इस पर करनी नहीं चाहिए। और जो नवनीत राणा जी आकर उन्होंने जो हनुमान चालीसा के बताई, इट इज अ प्योर राजनीति एंड नथिंग एल्स। कौन करा रहा है मैम? पूजा के पर्पज से नहीं किया है। फिर उनके आप उनके मैम, आपसे सवाल, कौन करा रहा है? क्या नवनीत राणा ये खुद कर रही है या कोई और इसके पीछे है? यंग सांसद है, वो कैसी बातें कर रही है? वो यहाँ 7.5 चढ़ी हुई है, ये है, वो है, ये क्या है? एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बातें करता है क्या? ठीक है मैम, एक एंगल ये भी है मैम, सीमा जी, अरे सीमा जी सवाल, एक एंगल ये भी है कि चाहे वो राज ठाकरे साहब हो, चाहे नवनीत राणा हो, चाहे रवि राणा हो, पीछे से बीजेपी है। एक आरोप ये भी है। जी, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, जिस तरह से वो बातें हो रही थी। आवाज नहीं आ रही शायद। जी मैम बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। इसमें आरोप वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, आरोप की तो इसमें कोई बात नहीं है, तो बड़ा ऑब्वियस है ना, कि जिस तरह की चीजें, और इस बात का पता लगाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि कौन है वो लोग जो जिन्होंने ठीक है, इनको उकसाया। हम इस पर आपसे सवाल करेंगे। रहिएगा मैम, मेरे पास आऊंगा। योगेश जी आपके पास भी, खान साहब आपके पास भी आना है, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड आप हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड। एक नजर इस वक्त की सुर्खी। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में राजनीति किस तरफ चल रही है। ठाकरे परिवार को हनुमान चालीसा से इतनी समस्या क्यों हो गई? नवनीत राणा, जिन पर आरोप है कि वो बीजेपी के इशारे पर चल रही है, क्यों चल रही है? 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर उनको भेज दिया गया। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और शुरुआत करेंगे इस बार हाजिक खान साहब से। खान साहब, देखिए विवाद कहां तक चला गया। एक सांसद, एक एमएलसी जुडिशियल कस्टडी में, एक भाई दूसरे भाई के सामने खड़ा हो गया। आप अजान थोड़ा सा डेसिमल के हिसाब से कर लेते तो हनुमान चालीसा पर बात ही नहीं आती। खान साहब, ये है कि पिछले 30 साल से हिंदुस्तान की राजनीतिक में वो लोग अपने को बड़ा समझने लगे हैं जो किसी मजहब पर एतराज़ करने लगे, किसी की बेइज्जती करने लगे, किसी धर्म के बारे में भद्दी बातें करने लगे। राजनीति पिछले 75 साल में जो सब रही है वो ये रही कि हिंदुस्तान के जो राजनीतिक राजनेता थे वो जनता की सेवा करते थे, जनता की परेशानियों को पूरा करते थे। लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल से ये हालत बन गई देश की कि कोई भारत माँ को गाली दे दे वो नेता बन जाता है, कोई मुसलमानों को गाली दे दे वो नेता हो जाता है, कोई हिंदुओं को गाली दे दे। रही बात महाराष्ट्र में नवनीत राणा जो हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रही थी। उन्हें अगर हनुमान चालीसा पढ़ना था वो अपने घर में पढ़ें, मंदिर में पढ़ें। ये अधिकार भारत के संविधान ने किसी को नहीं दिया कि वो किसी के दरवाजे पे जाके अपनी पूजा करे। नहीं, ये तो कोई विवाद हो मस्जिद पे गया जाके ना करे। खान साहब, ये अधिकार किसी को नहीं है। ये तो जब विवाद बढ़ा तो आदमी कहता है हम सांकेतिक देंगे, एक मैसेज देंगे कि साहब आप हनुमान चालीसा का अगर विरोध कर रहे हैं तो हम आपके घर पर आकर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। विरोध करने के और भी तरीके हैं सर। एक धर्म का इस्तेमाल करना पाकीज़गी है। ये लोग पाकीज़गी मजहब नीलाम कर रहा है। तू राम नाम को बस बदनाम कर रहा है, हनुमान को बदनाम कर रहा है। अरे मजहब तो इसलिए होते हैं कि वो पूजा करते हैं अपनी शांति के लिए, अपनी आत्मा को। योगेश जी, अब आप समझाइए खान साहब को। योगेश साहब घर में बैठ के पढ़िए हनुमान चालीसा। एक सवाल पूछना है। हाँ। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। ये हम मानते हैं अजान ये अल्लाह का इस्लाम है, हम मानते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान ये मुल्ला का इस्लाम है। आप अल्लाह का इस्लाम आइए खान साहब, मुल्ला का इस्लाम समझिए आप। देखिए योगेश जी, आपकी बुद्धि नहीं है, आप पर नॉलेज नहीं है, आपको अकल नहीं है, या आप पे धर्म की जानकारी नहीं है, तो मेरा कसूर नहीं है। अरे मैंने आपको सवाल पूछा, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुनिए, जवाब सवाल का जवाब दीजिए। जवाब सुनिए योगेश जी, जवाब सुनिए। देश को गलत लाइन की तरफ मत भेजिए। जवाब सुनिए।
जब अजान का हुक्म आया 1400 साल पहले नहीं, और गलत लाइन क्या है? लाउड स्पीकर आया है अभी, तो जो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो धार्मिक चीजों में कोई चीज इस्तेमाल होगी तो उस जमाने के जो उलमाए कराम हैं वो और धर्म के एतबार से जो बात तय करेंगे वो भी दीन होगा। लेकिन आज उलमा ने उसे तय किया है तो वो भी दीन है। आपकी समझ में नहीं आएगी। आप तो सोता हुआ कारतूस को लेकर देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। आज से वो कारतूस है जो सियासी एतबार से फेल हो चुका है, जो सियासी एतबार से उसके पास कोई जमीन नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के साथ बातें की उन्होंने, बददीन बेहुदा बातें की है और आज वो इस्लाम के ऊपर, अजान के ऊपर, हनुमान पर बात कर रहे हैं। ये इन्हें ना तो धर्म से लेना है, या देश से लेना है, ये सत्ता की भूख हासिल करना चाहते हैं। योगेश जी, आपको सत्ता की भूख कभी भी हासिल नहीं होगी। अगर आप सत्ता की भूख हासिल करना चाहते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लोगों की सेवा करनी होगी। हिंदू और मुसलमान भारतीय सारे के सारे और सारे भारतीयों के बारे में सोचना होगा। सब सत्ता का भोग आप हासिल करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी सत्ता पा नहीं सकते। ये चैलेंज है मेरा आपको। आप अल्लाह को मानते हैं या मुल्ला को मानते हैं, आप बताओ। अरे अल्लाह ही नहीं, मुल्ला को, अरे अल्लाह नहीं, उलमा की वो आप नहीं जानते। इस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बरसतुल अंबिया है, अंबिया प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता, अंबिया हुक्मरानी नहीं छोड़ता, अंबिया छोड़ता है, अगर अल्लाह को मानते हैं तो दीन, और वो दीन छोड़ के गए उलमा के लिए। वारिस है उलमा और वो वारिस तय करेंगे, आप नहीं तय करोगे, योगेश नहीं तय करेंगे, हाजिक तय नहीं करेंगे, बल्कि वो मौलाना लोग क्या करेंगे कि धर्म के एतबार से उसमें वो लाउड स्पीकर बजाना जायज है या नाजायज है वो उलमा तय करेंगे, ना हाजिक तय करेंगे ना योगेश तय करेंगे। और जायज कर दिया उलमा ने तो वो जायज है। हमारी एक अजान, योगेश जी, हमारी एक अजान आती है मुंबई हाई कोर्ट के जिस बेंच ने ये डिसीजन दिया है वो उस बेंच में एक मुस्लिम थे जज, आप तो उनको भी अभी कुरान समझ में नहीं आता, ऐसा आपको कहना है क्या? योगेश जी, आपको न एमएलए बन सकती है आपकी पार्टी का एक भी आदमी, न एमपी बन सकते, क्योंकि आप मानवता के खिलाफ काम कर रहे हो, धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो। आपको तो लोगों की सेवा करना चाहिए, जैसे कांग्रेस ने एनसीपी में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की और उन्होंने सत्ता हासिल की। आपको देश का संविधान मानना नहीं है क्या? सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानना है क्या? इस देश के संविधान में वो जो डेसिमल वाला डिसीजन है, खान साहब, हाजी खान साहब एक मिनट, योगेश भाई एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। खान साहब एक मिनट, योगेश भाई एक मिनट, योगेश भाई एक मिनट। जो लड़ाई है खान साहब वो कोर्ट के आदेश पर है। जो डेसिमल जो ध्वनि आधारित हुई है, जो कोर्ट ने लॉ पास किया है वो नहीं फॉलो हो रहा है, उसका विरोध है, उसका विरोध है। खान साहब सुन लीजिए, खान साहब सुन लीजिए, उसका विरोध है। आप नहीं मानोगे तो वो सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं मस्जिदों के सामने भी लाउड स्पीकर और स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, फिर आप लड़ाई करोगे, फिर दंगे होंगे और फिर बुलडोजर चलेगा। जब बुलडोजर चलेगा तो आदमी कहेगा एक पक्ष पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। हमने ना पहले एतराज किया, ना आज कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। ये 1/18 नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में पढ़े, मुसलमान को कोई उस पर विवाद नहीं करना, कोई एतराज नहीं करना। चला दे स्पीकर पे, आपका कहना है स्पीकर पर चले, आपका कोई एतराज नहीं। हमें सरकार को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, किसी मुसलमान की हिंदू की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। योगेश जी आपको धन्यवाद देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। योगेश जी मुझे लगता है आप धन्यवाद दीजिए। हम अपने संविधान हाथ में नहीं लेंगे, योगेश जी की बात है। योगेश जी मुझे लगता है आप धन्यवाद दीजिए। हाजी खान कह रहे हैं आप लगाइए स्पीकर ना, पढ़वाइए हनुमान चालीसा, हमको कोई एतराज नहीं है। अभी बोल रहे हैं हम संविधान हाथ में नहीं लेंगे, वो खुद एक कानून तोड़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम कोई कानून नहीं। आपने कानून पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आवाज को नीचे स्तर पे अजान में पढ़ना है, मंदिर में पढ़ना, मंदिर और मस्जिद दो जगह छोड़ के। ये डीजे वालों के लिए है कि जो बजा रहे हैं दिन भर रात भर, उनके लिए था। ठीक है, ठीक है, एक बार अतुल जी को लाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे मिनिमम जो योगेश भाई आ रहा हूं आपके पास, एक बार अतुल जी को लाते हैं। अतुल जी, ये जो सरकार है, जब ये सारी चीजें होती हैं और पर्टिकुलरली उसको कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहला, जहांगीरपुरी परसेप्शन, कांग्रेस बुलडोजर के आगे खड़ी थी। उसके बाद बैक टू बैक राजस्थान, मंदिर तोड़ा गया, कांग्रेस ने कहा बीजेपी की कमेटी थी, लेकिन आरोप गहलोत सरकार पे। अब ठाकरे साहब मुख्यमंत्री हैं, आप एक दल हैं, फिर कहा जाएगा कि देखिए कांग्रेस सरकार में थी, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रही थी। ये तीनों चीज बैक टू बैक है। अतुल जी,
नहीं, अलवर का तो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल हो गया। आपने देख लिया, अलवर की मंदिर जो है 300-400 साल पुराना, वो भाजपा ने गिराया। 32 में से 33 काउंसिलर उनके ही थे, उन्होंने ही ठहराव पारित किया था और उन्होंने नहीं गिराया। अब मेरा एक सवाल है, नहीं, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं सर। मैं बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल कोई वैल्यूएशन आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं कोई तार्किक सवाल भी नहीं कर रहा हूं कि मैं तथ्यों के आधार पर पूछूं। मैं सिर्फ परसेप्शनल सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगी तो यही कहेगी ना, जहांगीरपुरी में बुलडोजर के आगे खड़े थे, वहां पर मंदिर टूट रहा था, तब कोई आया नहीं, और हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया, उसी सरकार में शामिल थे, उठाकर एक सांसद और वो भी महिला सांसद और एक एमएलसी को जेल भेज दिया। अतुल जी, मेरी बात सुनिए। हाँ। यह ऐसा अगर रहता महाराष्ट्र में तो कोल्हापुर की सीट जो है वो हम 20,000 के मार्जिन से जीतते नहीं। उसी दौरान किया इन्होंने ये सब। अब मेरी एक इंडिया न्यूज जो है नेशनल चैनल है, आपकी बहुत पहुंच है, मैं राहुल जी से परमिशन ले लूंगा, मेरे नेता मुझे परमिशन दे देंगे। चलो, मैं भगवान राम की पूजा 7 RCR लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का घर है, उसके सामने बैठ के मैं पूजा करूंगा। मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ इंडिया न्यूज से। बड़ा ऐलान करें अतुल भाई, फिर से बोल दीजिए, आप फिर से रिपीट कर दीजिए। आप मुझे परमिशन दिला दीजिए। मैं प्रभु रामचंद्र की पूजा जो है 7 RCR लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री निवास के बाहर करना चाहता हूँ। मैं टैग कर देता हूं इसको, मैं टैग कर देता हूं इस बात को अतुल भाई, इस क्लिप को मैं टैग कर देता हूं कि आप पूजा करना चाहते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग। मुझे परमिशन आप दिला दीजिए प्रधानमंत्री हाउस से, प्रधानमंत्री के घर से मुझे परमिशन दिला दीजिए। चलो इस बार ये बहाना हो जाए, हर किसी के घर के सामने आके पूजा करेंगे। आप मुझे प्रधानमंत्री के घर की परमिशन दिला दीजिए, मैं आके पूजा करूं। बिल्कुल ठीक। परसेप्शन सर, परसेप्शन वाला सवाल। नहीं, परसेप्शन वाला सवाल मैंने आपको दिया जब उसका जवाब। कोल्हापुर में चुनाव हुए, उसी दौरान उन्होंने ये सारा खेल किया। ये सारा खेल जो है सब लोगों के ध्यान में आया और 20,000 के मार्जिन से बैक टू बैक। इसके पहले देगलूर में 52,000 के मार्जिन से बीजेपी हारी, उसके बाद में कोल्हापुर में भी बीजेपी हारी। अब एक बात आप समझ लीजिए, अब सुनो, अलवर का भी जो है ना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और भागना पड़ा। एक एंकर है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है दूसरे चैनल पे किसी एंकर का नाम लेना, उसको भी ट्वीट डिलीट करना पड़ा, उस पर गुनाह दाखिल हुआ क्योंकि उसने झूठ फैलाया। तो ये झूठ फैलाना, परसेप्शन खराब करने की कोशिश करना, कब तक? लोगों को पता हो रहा है, लोगों के पेट पे लात मार रही है ये बीजेपी सरकार केंद्र की। लोगों के मुद्दों को दूर करके धर्म को बीच में लाकर ये लोगों को भुलाना चाहते हैं, लेकिन पेट की भूख है ना, वो तो कभी न कभी आवाज देगी। दो अलग अलग चीजें। आपका कहना है ये मुद्दा नहीं है, जो असल मुद्दा है उससे बहकाया जा रहा है। एक बार फिर से चलते हैं एमएनएस के पास, परसेप्शन का, क्योंकि सवाल कांग्रेस से पूछा इसलिए आपसे भी वही सवाल पूछूंगा सर। योगेश जी, जो राजनीतिक जमीन थी राज ठाकरे साहब की, वो उनको विरासत में जितनी मिलनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ एमएलएज, एमपीज, एमएलसी, अभी तक मिली नहीं है। इसको कहने में कोई गलत नहीं होगा, संघर्षशील। तो क्या एक जो छवि थी बाला साहब ठाकरे की, उसको कैरी डाउन किया? हो सकता है 100% ना हो, 80 पे हो, 70 पे हो, ये लोग अपने हिसाब से कयास लगाते हैं। उद्धव ठाकरे ने किया, लेकिन जब सरकार में आदमी रहता है और विपक्ष में रहता है तो बड़ा अंतर होता है। सरकार में वो भी दो सहयोगियों के साथ, वो भी माइंडसेट बिल्कुल अलग अलग, एनसीपी अलग, कांग्रेस पार्टी अलग, तो वो थोड़ा सा लचीला स्वभाव हुआ, और सरकार में जो रहता है उसका हो भी जाता है। तो क्या वही जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है हिंदू हृदय सम्राट वाला, क्या राज ठाकरे साहब का इंजन उसी की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, ये हिंदुत्व हमने कभी छोड़ा नहीं था, जैसे आज शिवसेना ने छोड़ा है। जब मुंबई में आजाद मैदान पे रजा अकादमी ने मोर्चा निकाला था और हमारी जो पुलिसकर्मी है, अतुल जी एक मिनट बोल लेंगे, अतुल जी एक मिनट, कैमरे तोड़े गए थे, तभी भी ये कांग्रेस, तभी ये सब शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, ये सब घर पे बैठे थे और सिर्फ एमएनएस ने मोर्चा निकाला था वो रजा अकादमी के खिलाफ। इनके पुलिस कमिश्नर, जिस रजा अकादमी ने महिला पुलिसकर्मी पे हाथ डाला था, उसी रजा अकादमी के साथ ये इफ्तार पार्टी करते और ये कायदा और सुव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनके पुलिस कमिश्नर उस रजा अकादमी के साथ इफ्तार पार्टी करती है जिसने महिला पुलिसकर्मी पे हाथ डाला था, और ये कायदा और सुव्यवस्था भारत में जुर्म इफ्तार पार्टी करना। योगेश जी कैसी बात कर रहे हो आपके सामने? आज इफ्तार पार्टी करना एक शांति की बात है, दो समुदाय को एक साथ बिठाने की बात है, कैसी बात कर रहे हो देश के सामने? अरे तुमने तो ईद मिलान, होली मिलान, दीपावली मिलान, बकरीद मिलान सब पसंद करा लिए। गुस्सा आ रहा है। मैं आपको बताऊं ये नवनीत राणा का असली मैटर क्या है? मैं आपको बताऊं असली मैटर क्या है? बताइए। ये शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी का षड्यंत्र शुरू है। ये नवनीत राणा जो है
ये राष्ट्रवादी के सहयोग से एमपी बनी है, और आज जब शिवसेना को तकलीफ में लाना है, इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर नवनीत राणा का वापर कर रही है। अतुल जी जवाब। अतुल जी बीजेपी पे डाल रहे हैं सब। अतुल जी जवाब। घाटकोपर में कल मैं देख रहा था, कल मुंबई में था मैं, वहां एक बैनर लगा हुआ है गुजराती में, करो राष्ट्र तिलक की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। ये ब्लूप्रिंट की बात करते थे, ये धर्म के राजनीति को खूब लताड़ लगाते थे, खूब मार लगाते थे, और अचानक से नहीं लगाया बैनर, और बैनर एमएनएस ने नहीं लगाया, जिसको राज साहब से पहले उन्होंने लगाया है। वो देवेंद्र फडणवीस ने इनको एक नाम दिया था, बोले हार्दिक खान साहब, आप सब आए देश का सवाल में, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कोशिश हमारी थी कि समझें कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ चल रही है। हनुमान चालीसा और अजान का विवाद जो 10 दिन पहले शुरू हुआ, वो एक सांसद और एक एमएलसी को जेल तक पहुंचा देता है। सड़क पर बवाल है। इसीलिए आज का देश का सवाल यही था। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।